Good morning, student. Today, good morning, student. Today's I start chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. Cultural Development Christ 600 BC and 600 CE. आज 12th क्लास का चैप्टर 4 पर हम लोग विचार करेंगे, जो विचारक, विश्वास और इमारतें से संबंधित है। इसमें सांस्कृतिक विकास की जो अवधि है वह 600 ईसा संवत से 600 तक की चर्चा की गई है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो सांची का स्तूप है, जिसको हम कह सकते हैं अ ग्लिम्पस ऑफ सांची। अ ग्लिम्पस ऑफ सांची में क्या है, जिसमें कहा गया है कि सांची की जो इम्पोर्टेंट झलक थी, उस झलक के बारे में इसमें क्या बताया गया है, हिस्टोरियंस के द्वारा इसमें कौन सी बात लिखी गई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कि 19th सेंचुरी यूरोपियंस वेयर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूप एट सांची। द फ्रेंच sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved, to be displayed in the museum in France. Last two topics, Englishmen also wanted to do the same, but fortunately both the French and the English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and the original remained at the site, part of the Bhopal estate. A glimpse of सांची का लास्ट पॉइंट है। द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम and her successor सुल्तान शाहजहां बेगम provided money for the preservation of the ancient site. इस टॉपिक में कहा गया है कि भोपाल कहता है कि 19वीं सदी का जो सांची था उसके बारे में क्या बताया गया है। तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की इमारतें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। भोपाल से 30 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे, यानी तट पर बसे इस गांव में, मतलब इस गांव को जब देखने इतिहासकार चाहे यात्रीगण गए थे, तो इसमें से बहुत ऐसे मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक वैसे इलाके में भ्रमण किए जो हफ्तों तक अवशेषों को प्राप्त करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए भोपाल की जो नवाब था, जिसका शासन 1868 to 1901, शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास में यह दर्ज किया गया है कि 1876 ईस्वी में HD वास्टो ने इसका अनुवाद किया। इसमें क्या कहा गया कि 19वीं सदी में यूरोपियन में सांची के स्तूप से लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी और इतनी अधिक इंटरेस्टेड थी उसमें, जिसमें फ्रांसीसी सबसे अच्छी हालत में बचे सांची की पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम ने फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। यह एक परमिशन था, जिस परमिशन को मिल जाने के बाद यह कोशिश होता अंग्रेज़ों का कि अंग्रेज ने एक ऐसी कोशिश की कि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कह सकते हैं कि फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर और प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। यानी यह जो बनावट थी, यह बनावट इस प्रकार से थी जिससे वो सेटिस्फाइड होकर के इससे ओरिजिनल जो इसकी कृति थी वह भोपाल राज्य में अपनी जगह पर हो रही थी। फिर कहा जाता है कि भोपाल की जो रूलर्स थे, शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी जो सक्सेसर थे, वह सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल पर रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, यानी धन को डोनेट किया, मनी डोनेट किया। फिर जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को शाहजहां ने समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने का
अनुदान दिया। यानी यह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस था, इस कंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए क्या किया, तो सुल्तान जहां बेगम ने यह मनी डोनेट किया, जिससे यहाँ पर म्यूजियम और यह मतलब अतिथिशाला यह बनाने का काम किया जाता, जिसके बारे में यह चर्चा किया गया है। अब हम लोग टॉपिक 2 पर डिस्कशन करें कि टॉपिक 2 क्या है। टॉपिक 2 में है कि द बैकग्राउंड सैक्रिफाइस एंड डिबेट्स। यह टॉपिक इस चैप्टर का टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 में क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि कहता है कि इसका जो पृष्ठभूमि था, इस पृष्ठभूमि पर उन्होंने क्या किया, इस पर है कि द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ turning point in world history. It saw the emergence of thinkers such as the जराथुस्त्रा इन ईरान और कॉन्ग जी इन चाइना और सोक्रेट्स प्लेटो एंड एरिस्टोल इन ग्रीस एंड महावीरा एंड गौतम बुद्धा एमोंग मेनी ऑर्डर्स इन इंडिया। फिर उसके बाद कहता है कि द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन में क्या था कि देयर वेयर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नॉन फ्रॉम ऋग्वेद कंपाइल बिटवीन क्राइस्ट 500 एंड 1000 BCE। इस पर भी कहा गया है। फिर इस पर कहा गया है कि एक इसमें सब पॉइंट और है, सब टॉपिक और है कि डिबेट्स एंड डिस्कशन। इस मुद्दे पर, इस इशू पर क्या डिबेट्स किए गए, क्या डिस्कशन किए गए, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशंस एज मेनी एज 64 सेक्ट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स। Teachers traveled from place to place trying to convince one to another as well as lay persons about the validity of their philosophy or the way they understood of the world. फिर कहा गया है कि debates took place in कुतागरहसला literary hut with a pointed roof or in groves where traveling mendicants halted। ये टॉपिक 2 में कहा गया है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ मानी जाती है क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक यानी जो थिंकर्स थे सो, और चीन में खुत्सगी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर और बुद्ध, कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ है, जिसके माध्यम से इस चीज़ों की जानकारी बताई गई है। वह किन चीज़ों की, तो जो यज्ञ और विवाद होती थी, इन सब चीज़ों पर जानकारी उन्होंने इकट्ठा किया। फिर उस समय जो यज्ञ की परंपरा थी, यज्ञ की परंपरा क्या थी, यज्ञ कैसे किए जाते थे, चिंतक लोगों का क्या विचार था, तो इसमें फिर सब टॉपिक 2 का कहा जाता है कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी और पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में प्राप्त होती है। वैसा कि कहा जाता है कि वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। इस परंपरा के अंतर्गत ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह किया गया। यज्ञों के समय स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। यह उच्चारण कैसा होता था, जिसमें मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना किए जाते थे। जैसे हम लोग कोई प्रेयर करते हैं, ये प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि हम ठीक हों, हम स्वस्थ हों, हमारे घर में सब कुशल हों। इस प्रकार से यहाँ भी यह ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम को कई देवताओं को स्तुति के रूप में इस प्रकार की प्रार्थना किया जाता था, जैसा कि इतिहासकार इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार इस बातों का जिक्र किया है।
शुरू शुरू में तो सामूहिक यज्ञ किए जाते थे, एक जगह बैठ करके बहुत सारे जो पुरोहित होते थे और ब्राह्मण होते थे वो बैठते थे और यज्ञ या शाला में यज्ञ किए जाते थे, जैसा कि इसमें बताया गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व में यह यज्ञ घरों में मालिकों के द्वारा किए जाते थे और राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल जो यज्ञ होते थे यह यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे इस चीज़ों को अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए और मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए। अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक में किया गया है कि एक न्यू प्रश्न क्या आता है, इस प्रश्न के जरिए हम लोग समझेंगे। इस प्रश्न में है कि उपनिषद की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई है कि उस समय की जो विचारधारा होती थी यह विचारधारा लोगों के जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते थे और पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था, जैसा कि यह बताई गई है ब्राह्मणों के द्वारा, और इसी यथार्थ के बारे में इसमें चिंतन किया गया है। फिर उसके बाद कहता है कि डिबेट एंड डिस्कशन के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है और इस उल्लेख के माध्यम से शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन यानी फिलॉसफी और विश्व के विभिन्न विषयों पर अपनी समझ को लेकर के एक दूसरे के साथ सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करने का भी कार्य करते थे, जैसा कि वर्णन किया गया है। चर्चाएं तो ऐसा भी है कि कुटारगार शालाओं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, और इसी झोपड़ी के अंतर्गत ऐसे उपवनों में भी होती थी जिसमें घुमक्कर मनीषी ठहरा करते थे, ऋषि मुनि आकर के उस जंगल में, घने जंगलों में रहने का काम करते थे, जैसा कि इसमें वर्णन मिलता है। और अपने शिक्षक प्रतिद्वंदियों को तर्कों से समझाने का प्रयास किया जाता था, वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था और किसी भी संप्रदाय के लिए यह समर्थन समय के साथ घटता और बढ़ता रहता था, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसमें भी कहा गया है कि कई शिक्षक, जिसमें महावीर बुद्ध भी शामिल है, वेदों को प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे और इस बात को वो कहते थे जो बौद्ध और जैन के मतानुसार या ब्राह्मणों की बहुत ऐसी बात होती थी जिसको मानने से इनकार करता था। स्रोत 2 पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उपनिषद के कुछ जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियां पर भी है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के छंदों के उपनिषद के 2 श्लोक दिए गए हैं कि आत्मा की प्रकृति और सच्चा यज्ञ। इस पर भी यह विचार किया गया है कि इस पर क्या विचार किया गया है कि जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं या जब भी हम कोई शुभ अवसर पर कोई अपना पूजा करते हैं तो उस पूजा पर जिन जिन आवश्यकताओं की कार्य किया जाता है उसका वर्णन इसमें दिया गया है, जैसा कि इसमें उल्लेखित वर्णन है। फिर उसके बाद कहा जाता है इसमें पिटक का भी चर्चा किया गया है कि इसमें विनय पिटक में संघ और बौद्धों में रहने वाले लोगों के नियमों का भी संग्रह मिलता है। बुद्ध के शिक्षाएं सूत पिटक में लिखी गई है। दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए हैं और प्रत्येक पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे और बौद्ध विद्वानों ने इस ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, जबकि बौद्ध श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला और दीपवंश, जिसमें दीपों का इतिहास, और महावंश, जिसमें महान इतिहास, क्षेत्र विशेष में बौद्ध इतिहास के बारे में लिखा गया है और इस पर बहुत सारी चर्चाएं किया गया है। फिर उसमें कहता है कि बौद्ध धर्म एशिया में फैला तब तक सियन और स्वयं तांस जैसे तीर्थयात्री, जिसके हुएन सांग भी जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से स्वयं त्वासांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे, इसका भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि टॉपिक 2 के अंतर्गत जितनी भी बात दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा किए हैं और उस पर चर्चा करने के साथ ही अब हम लोग एक चीज़ पर और भी चर्चा कर लें जो टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 क्या है
कि द मैसेज ऑफ महावीरा, महावीरा ने क्या मैसेज दिया है, तो ये मैसेज है कि द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैन वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बोथ ऑफ द बर्धमान्स हु केम टू बी नोन एज द महावीरा, जो महावीरा के नाम से जाना गया है। फिर है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट इंटायर वर्ल्ड is eliminated, even stones, rocks and waters have life। फिर कहा जाता है कि none injury to living being, especially to humans, animals, plant और insects is central to Jain philosophy। फिर उसके बाद कहता है कि द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का फैलाव कैसे हुआ, तो जैनिज्म जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द बुद्धिज्म। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस द वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। इसके बारे में कहा जाता है कि जो महावीर का मैसेज था वह मैसेज क्या था कि जैन के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे, और जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 टीचर्स हो चुके थे, जिसको हम तीर्थंकर कहते हैं। और इस तीर्थंकर को हम क्या कह सकते हैं, तो वर्धमान के रूप में इसको जाना गया है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, सभी वस्तु प्राणवान है। ये माना यह भी जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। ये किसके अनुसार, तो जैन दर्शन के अनुसार जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों और जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को भी न मारना जैन दर्शन का यही केंद्र बिंदु रहा है, और इस पर वो काफ़ी फोकस उन्होंने किया है। तो ये चीज़ जैन धर्म का अपना एक दर्शन था, और इस दर्शन के अनुसार मतलब वो काम करते थे। कहते थे कि जन्म और जो पुनर्जन्म का चक्र है वो कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और कर्म के चक्र से ही मुक्ति और त्याग की तपस्या की जरूरत होती है, और संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विचारों में विश्वास करना अनिवार्य रूप है। और जैन साधु साध्वी 5 व्रत करते थे: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह न करना। यही महावीर के फिलॉसफी का दर्शन कहा गया है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक 3 तक का डिस्कशन किए हैं। जो यह 3 टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से समेटे हैं। आप लोग इस वीडियो को सही से सुने और उसके बाद बुक पढ़ें। और आप लोगों की बोर्ड का समय बहुत नज़दीक है और 5-6 महीने समय बचे हुए हैं। इसमें कड़ी मेहनत करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करने का प्रयास करें। आज हम इसी 3 टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।